हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मॉर्निंग 6 बजे डेली हम लोग मिलते हैं, जहाँ हम लोग बात करते हैं पीआईबी और आपके सांसद टीवी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसके बारे में, है ना। तो सभी लोग से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज्वाइन कर लेंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। और आज हमारे पास में 2 से 3 ऐसे आर्टिकल है जो कि आपके प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। दूसरी बात ये कि कुछ डाउट्स मेरे पास आए थे लास्ट क्लास में कि सर ये नोट डाउन कर सकते हैं जैसे आप लिखे होते हैं। आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हम समझाते हैं तो आप उसको भी एक्स्ट्रा कहीं साइड में लिख सकते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पहला जो टॉपिक आज हमारा है वो आईआर से है। आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है। और क्या है इशू, इसको समझते हैं। इशू है हमारा भारत और नॉर्वे संबंध के बारे में। नॉर्वे एक कंट्री, एक देश है, और वो भी देखेंगे मैप में कहाँ पर ये कंट्री है और इसके आसपास किसकी सीमा लगी हुई है दूसरे देश की, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा ये पेपर में आने वाला है। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 का एक छोटा सा हिस्सा है आईआर, तो उसमें ये कवर हो जाएगा। ठीक है, क्या इशू क्या है। इशू जाने से पहले हम ये जानेंगे कि ये नॉर्वे कंट्री है कहाँ पर। तो मैप में एक बार देखिए तो ये जो आप ऑरेंज कलर का आप देख पा रहे हो, ठीक है, ओस्लो कैपिटल हो गया इसका। तो ये जो पूरा जो कवर देख रहे हैं ऊपर से एक पट्टी की तरह, ये आपका हो गया नॉर्वे कंट्री। इसके सीमा से लगा हुआ जो देश है वो आपका स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, फिर आपका थोड़ा सा इधर ये आपका रशिया का हिस्सा है, ठीक है। तो रशिया वाला पोर्शन इधर हो गया। इसी के नज़दीक में आप देखें कि यहाँ डेनमार्क है। ये पड़ोसी नहीं है लेकिन ये आपका नज़दीक कंट्री है। बाल्टिक सी इसके आसपास में है। नॉर्वे कंट्री वही नॉर्वे कंट्री जिनके बारे में आप सुनते होंगे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में ये लोग जो कंट्री है फिनलैंड, नॉर्वे, इनकी रैंक अच्छी होती है। मतलब यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड यहाँ के लोग हैं। तो इनके साथ में इंडिया का रिलेशन है और अभी इशू में है। तो आप सोच रहे हो सर ये रिलेशन किसके बारे में, छोटी सी कंट्री है और कहीं ना कहीं आपके जो पोलर रीजन है वहाँ पर ये कंट्री सिचुएटेड है, तो क्या इसका मैटर है, इसको समझते हैं। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही में क्या हुआ है कि भारत में नॉर्वे के जो राजदूत है, नॉर्वे के जो एम्बेसी है, ने बताया कि भारत और नॉर्वे के बीच में द्विपक्षीय व्यापार यानी जो बायलैटरल जो ट्रेड होता है, इसकी जो वैल्यूज है पिछले 2 वर्षों में 2 गुना होकर 2 बिलियन हो चुका है। यानी कि 1 बिलियन था और लास्ट 2 इयर्स में ये बढ़कर आपका 2 मिलियन हो चुका है ना। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट रहा। देखते हैं कि इस मीटिंग्स के अलावा कौन कौन सी बातें जो कि आपको जानने चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर ये निकल के आती है कि दोनों कंट्री के बीच में जो भी इस बार जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी नॉर्वे जो है इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। अगर जैसे कि आप अगर ये समझ पा रहे होंगे कि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री में निवेश कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉफिट देखता होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट की बात ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो निवेश है, ये आपका जलवायु निवेश है। अब आप पूछें सर ये जलवायु निवेश कोष ये बनाया गया, किसने बनाया? ये नॉर्वे ने इंडिया में बनाया, ये कोष बनाया, ये फंड, एक बोल सकते हैं कि इसको ट्रेजरी बोल सकते हैं ना, इसको एक फंड बोल सकते हैं। तो ये इंडिया को दिया है 1 बिलियन का। क्यों दिया है? अब क्लाइमेट फाइनेंस एक वर्ड है ना। ये क्या होता है क्लाइमेट फाइनेंस? ये वर्ड बेसिकली आप सुने होंगे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जब 2015 को हुआ था, तो वहां से ऐसे कीवर्ड निकल के आते हैं। क्या मतलब हुआ? क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का निवेश ही है, लेकिन ये निवेश उस जगह पर होता है जहां पर कह सकते हैं कि कोई इंडस्ट्री ना हो। जैसे एजुकेशन हो गया, फॉर एग्जांपल कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो ये एक इन्वेस्टमेंट हो गया। यानी कि ऐसे निवेश जहां पर जो प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन है, या फिर जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, इसे कोई यहाँ पर इस चीज़ से नुकसान ना पहुँचे इसके इन्वेस्टमेंट से। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी फैक्ट्रीज के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं इसका एक खतरनाक परिणाम देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो ये इन्वेस्टमेंट एक क्लाइमेट निवेश इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जलवायु के को सही करने, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है इसको सही करने के दिशा में इन्वेस्टमेंट है। ये हम शॉर्ट में इसको कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इंडिया में एक छोटा सा एक संस्थान है। आप पूछें सर आपने यूज किया छोटा सा संस्थान है, क्या छोटा सा? सच में छोटा है, छोटा ही है, लेकिन नाम लगा हुआ राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान। ये क्या करता है? जो विंड एनर्जी की हम जो बात कर रहे हैं, जो पवन ऊर्जा की हम जो बात करते हैं, पवन ऊर्जा आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, इसकी जो उत्पादन होती है ना, इसमें मैक्सिमम जो शेयर है वो आपका कोयले का होता है। 50% से ज़्यादा कोयले का शेयर होता है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोलर एनर्जी का होता है, सौर ऊर्जा बोलते हैं। पवन एनर्जी इसी के सीक्वेंस में,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि जो आपका जो जल से बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक क्रिएट होता है, ये हो गया। यानी कि ये आपके रीन्यूएबल हैं। वाटर हो गया, विंड हो गया, सन हो गया, ये आपका रीन्यूएबल है। यानी कि ये चीज़ें कभी एंड नहीं होने वाली, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसी दिशा में कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी की दिशा में होनी चाहिए। और पवन ऊर्जा से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले दो ऐसे राज्य है इंडिया में, दो ही ऐसे राज्य हैं, इस टाइम ने यहाँ लिखा केवल तमिलनाडु और गुजरात, दो ऐसे राज्य हैं। और दोनों राज्य के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर, वैसे राजस्थान भी हो सकता था, राजस्थान में वहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन इनका एक उद्देश्य ये भी है इस संस्थान के जरिए कि नॉर्वे चाहता है कि यहाँ पर, क्योंकि विंड एनर्जी में, पवन की ऊर्जा के उत्पादन में नॉर्वे टॉप में है ना, नॉर्वे का जो परफॉर्मेंस वो अच्छा है। और वो चाहता है कि इंडिया को भी इस दिशा में कहीं ना कहीं अच्छा एक बोल सकते हैं कि फुल सफिशिएंट कर सके। और इसके लिए इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पवन जो ऊर्जा है इसकी दिशा में काम भी कर रहा है। तो वो चाहता है कि इंडिया में राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इवन कि और भी जो कोस्टल रीजन के जो कंट्री है, खासकर जहाँ से जो डेजर्ट एरिया, मरुस्थल बोल सकते हैं, जहाँ पर टच होता है राजस्थान के अलावा भी, जहाँ पर वहाँ पर ये करने वाला है, ठीक है। ये तो हम लोग देख लिए। लेकिन इसके अलावा क्या है, कुछ पॉइंट, ये नॉर्वे के बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि नॉर्वे जो ना पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाणिज्यिक जहाज बेड़ा यहाँ पर है, लेकिन पांचवें में, 5th में। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ छोटे मोटे जैसे आप अगर पीसीएस देते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये करंट में आया है, तो क्या पता कौन सा फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। इंडिया में नॉर्वे ने इसके अलावा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और बहुत सारा जो कार्य है वो किया है। जैसे कि ताजमहल में जितने भी आप देख सकते हैं कि ताजमहल का जो एक डिजिटलीकरण की हम जो बात करते हैं, तो वो पूरा जो एक श्रेय है ना वो नॉर्वे के ऊपर जाता है, क्योंकि नॉर्वे ही वो कंट्री है जो कि इंडिया में जो ताजमहल का जो डिजिटल संग्रह बोल सकते हैं, यानी कि उसके दीवार का, उसके आगे पीछे बनावट का जो भी है, उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, इसके रिगार्डिंग जो भी डेटा है, जो संग्रह है, उसको डिजिटाइज किया है कौन, नॉर्वे किया है। इसके अलावा भी बहुत सारा मतलब साइट्स हो गया, जैसे कि आप धोलावीरा साइट हो गया, धोलावीरा जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक साइट्स है। लोथल का हो गया, ऐसे बहुत सारे साइट्स है जिसका एक डिजिटल संग्रह इन्होंने बनाया, नॉर्वे ही बनाया है, ठीक है। भीमबेटका गुफा हो गया, है ना, मध्य प्रदेश। तो ये भी आपने देखा होगा कि इसके रिगार्डिंग में जो भी डेटाज है, जो संग्रह है, ये भी डिजिटल फॉर्म में, अगर आप इसको मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं इस फॉर्म में, तो ये भी इनके पास में, और करने वाली कौन है, नॉर्वे है। तो नॉर्वे इंडिया के हेल्प से किया है। इसके बाद नॉर्वे के बारे में थोड़ी जानकारी, क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए कि ऐसा जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया और जो चाइना का रिलेशन, इंडिया यूएसए रिलेशन, इंडिया रशिया का रिलेशन, इस तरीके से नॉर्वे नहीं पढ़ते, और नहीं पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अलग से क्वेश्चन आपसे मेंस में भी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपसे प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर भी रिस्क लेते नहीं हम लोग, जितना एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में आप ऐसा नहीं कि आप इतना पढ़ लिए फिर भी आप पीएचडी किए जा रहे हैं, इसमें आप पूरा रिसर्च किए जा रहे हैं, इतना नहीं करना। आप इस टॉपिक में इतना पढ़ लिए, एक आपका टॉपिक तैयार हो गया, आप उसको साइड कर दीजिए। आपको इसके बारे में और डिटेल नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि इसका वेटेज बहुत कम होता है एग्जाम में। आईआर की हम बात करें तो मैप में बात करें तो मैप में इसका जो मैप आपको दिखाया बस उसका वहाँ तक इंपॉर्टेंट सही है, लेकिन मैप का तो दुनिया बहुत बड़ा है ना। तो यहाँ पर नॉर्वे ने इंडिया में स्टार्ट किया था 2018 में भारत रणनीति, यानी कि इंडिया स्ट्रेटेजी 2018, इस नाम से नॉर्वे ने इंडिया में एक स्ट्रेटेजी, एक बोल सकते हैं कि एक पहल इन्होंने लिया था। इस इनिशिएटिव के जरिए, इस स्ट्रेटेजी के जरिए नॉर्वे जो था इंडिया में क्या क्या इन्होंने किया, ये थोड़ा देख लेते हैं। नॉर्वे का ये मानना था कि इंडिया या फिर बाकी सारे जो कंट्री है वो भी इस दिशा में आगे बढ़े कि लोकतंत्र और रूल बेस्ड ऑर्डर, ये क्या होता है, यानी कि नियम आधारित जो विश्व व्यवस्था है वो होनी चाहिए। यानी कि हर एक कंट्री एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को माने, और हर एक कंट्री जो यूएन और जो भी एक अंतर्राष्ट्रीय जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, इसके ऊपर इसको फॉलो करे, इसको माने,
और उसी दिशा में आगे बढ़े, रूल्स बेस्ड, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई कंट्री एरिस्टोक्रेटिक बन जाए, ठीक है, अपनी मर्जी से मिसाइल्स बनाए, जैसे नॉर्थ कोरिया एग्जांपल हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्री है, तो ये नहीं होना चाहिए। महासागर यानी कि प्रशांत महासागर बोल सकते हैं कि इंडो पैसिफिक जो ओशन है, इंडो पैसिफिक ओशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसमें भी यहाँ फोकस किया गया कि यहाँ पर जो एक पीस है, जो प्रोस्पेरिटी है, यहाँ ऐसा नहीं कि किसी एक कंट्री की चली, जैसे चाइना ऐसा कंट्री की चले, यहाँ बाकी सारे जो कंट्री है, बाकी सारे जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री, आर्कीपेलागो जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बातें की गई है। और नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर ऊर्जा के बारे में, तो ऊर्जा में बेसिकली जो फोकस किया गया ना, ये आपका किया गया है जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा पे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि नॉर्वे इसी में आगे है ना। और इसके अलावा भी फोकस किया जाएगा ISA, क्या मतलब हुआ, इंडियन सोलर सॉरी इंटरनेशनल सोलर एलियंस, है ना, जिसमें चाइना जापान, फ्रांस और इंडिया इसको लीड कर रहा है। दूसरा यहाँ पॉइंट है जलवायु और पर्यावरण, इसके भी फोकस किया जाएगा। और जलवायु जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो भी इसमें आ जाते हैं, यानी कि CO2 हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, फिर आपका मीथेन हो गया, CH4 हो गया। और लास्ट में बोला गया कि रिसर्च में, अनुसंधान में, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में और वैश्विक स्वास्थ्य यानी कि ग्लोबल हेल्थ में यहाँ भी फोकस किया जाएगा। तो इसका एक रणनीति ये है, बस इसके बारे में आपको इतना जानना है, इसके बारे में और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो अगला टॉपिक है ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आपके लिए इंटरेस्टिंग के साथ में ये आपको थोड़ा बहुत मालूम होना भी चाहिए क्या है इसमें कहा जा रहा है। ये आपका ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचा, ये आपका टाइटल है, या शॉर्ट में बोले इसको तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स। यहाँ पर एक टर्म है कौन सा, तो ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, OBPP, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें, ऑनलाइन जो बॉन्ड है ये हो गया, और इसको जो प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि बॉन्ड क्या होता है पहले इसको समझना पड़ेगा। ऐसे कुछ दिन पहले भी हमने ये डिस्कस, एक वीक पहले की बात है जब मैंने बॉन्ड आपको समझाया था, बॉन्ड क्या होता है, एक होता है गोल्ड बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, ये आपको हम बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये बेसिकली लिंक ही है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग और भी चीजें विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक यहाँ पर फ्रेमवर्क बनाया गया, एक बोल सकते हैं नियामक ढांचा बनाया गया है, किसके लिए, तो इस प्लेटफॉर्म के लिए। हम यहाँ पे इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हम शॉर्ट में इसको बोलेंगे कि ये किसको लिखे, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखे OBPP, ठीक है। अब जहां भी इसको हम बोलेंगे समझ लीजिए इसको हम बोल रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सेबी ने, ठीक है, यानी कि ये बोल सकते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंग्लिश में अगर बोले तो, सेबी ने इसे अभी रिसेंटली एक फ्रेमवर्क बनाया, एक फ्रेमवर्क या प्रदाता बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या जो ढांचा बोल सकते हैं, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं के लिए अपनी संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नियामक ढांचा लेकर आया है या तैयार किया है ना। तो अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के ये आ रहा है कि सेबी ने इसे तैयार क्यों किया। अब क्या सेबी के पास इतनी राइट होती है, तो सेबी के बारे में जानेंगे जहां तक आपको प्रीलिम्स में जानने चाहिए, और ये जानेंगे कि ये जो OB और PP ये क्या चीज़ है। तो ये जानने से पहले आप ये जाने कि बॉन्ड क्या होता है। और बॉन्ड, देखिए बॉन्ड को ये समझते हैं, है ना, बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि कोई दो पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन को चाहिए कुछ थोड़ा कुछ लोन चाहिए, कुछ डेट चाहिए, बोल सकते कुछ कर्ज चाहिए। तो जब उससे लोन चाहिए कुछ, तो अगले पर्सन से लोन लेता है। अब जब लोन लेता है तो अगला पर्सन बोलता है कि यार हमें तुम्हारे पे विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है तुम्हारे ऊपर, तो आप एक ये काम कर दो, एक मुझे एक वाइट पेपर में एक ब्लैंक पेपर मुझे लिख के दे दो, है ना, क्योंकि अब उसके भी विश्वास नहीं है, लेकिन उस पेपर का वैल्यू होने वाला वहाँ पर। तो पेपर में समथिंग कुछ लिख के दे दिया जाता है जिसका इसका वैल्यू होता है। सपोज वो 1000 रुपया वो लिया लोन पे, तो उस पेपर में वो लिख के दे दिया, तो हम ये कहते हैं कि उस पेपर का जो इंपॉर्टेंस, जो वैल्यू है वो 1000 रुपया है, क्योंकि उसी पेपर के जरिए कहीं ना कहीं सारी चीज़ें डील हुई है। तो आप कह सकते हैं यस कि उस पेपर का वैल्यू 1000 रुपया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये भी उठता है कि क्या वो 1000 दिया तो क्या 1000 ही वो लेगा, कुछ इंटरेस्ट लेगा, कुछ ब्याज तो लेगा ना एक्स्ट्रा, हाँ लेगा। तो वो चीज़ उसमें लिखा होगा, उसमें लिखा होगा कि हाँ आपसे हम 5% जो है ना इंटरेस्ट आपसे हम लेंगे। तो जब ये इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद में उस पेपर की जो वैल्यू है वो कितना हो गया, जो 5% वो एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, यानी 50 रुपया, 1050 रुपया हो गया आपका उस पेपर का वैल्यू।
तो उस पेपर का जो वैल्यू, अब इस तरीके से मेरे पास आ गए कुछ पैसे, है ना, और उस जो वाइट पेपर है वो इसका हो गया 1050 का वैल्यू हो गया इसमें, क्योंकि ट्रस्ट नहीं रहा। तो यहाँ पर भी सारा खेल जो ना बिना ट्रस्ट का होता है। अब आप पूछेंगे सर ये बॉन्ड कौन इशू करता है? यहाँ सरकार भी इशू करती है, कंपनीज भी करती है, आरबीआई भी इशू करता है, सभी लोग करते हैं, है ना। कंपनी ज़्यादा करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसे अपना बिजनेस चलाना पड़ता है, और ये एक तरीका है लोन का। जैसे आप अपने बिजनेस को सही करना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं, या और ग्रो करना चाहते हैं, तो आप लोन लेते हैं। ये लोन ही आप ये मांग चलिए, बस इतना ही कि लिखित फॉर्म में है। और ये क्योंकि लिखित कब होता है? जब विश्वास नहीं होता है, ट्रस्ट नहीं होता है। तो यही मान चलिए ट्रस्ट नहीं है, और इसे यहाँ से आपको बॉन्ड मिल रहा है। तो ये बॉन्ड हो गया। अब इसके सामने अभी हम बात करेंगे, बहुत सारे बॉन्ड है, और जो क्वेश्चन पूछे गए, इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था बॉन्ड से। ये टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि टॉपिक आपका यूपीएससी के रिलेटेड ही है, और ये टॉपिक पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप इजीली आप अटेंड कर सकते हैं। तो पहले हम टॉपिक देखते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन में आते हैं। तो एक क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि OBPP, ठीक है, अभी जब पीछे बोले ऑनलाइन जो बॉन्ड है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स यानी कि जो प्रोवाइड कर रहा है ना, यानी कि ऑनलाइन बॉन्ड। देखिए अब क्या होगा कि जब यहाँ दो लोग हम लोग थे, तो सामने ये लिखित सब कुछ ये हो गया। अब यही चीज़ जब ऑनलाइन हो, यानी कोई कहीं दूर बैठा हुआ है और हम यहीं पर, हम दिल्ली में, और कोई एक पर्सन है जो कि कहीं मुंबई में है, तो दोनों से के बीच डील ये होता है कि आप हमें 100 रुपये चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन तरीके से चीज़ें डील हो गई, वो मेरे पास पैसे भी आ गए ऑनलाइन तरीके से, और ये ऑनलाइन तरीके से जो वाइट पेपर जो हम बात कर रहे हैं वो भी बन चुका है। मतलब सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो ऑनलाइन बॉन्ड यहाँ पर है, और जो प्रोवाइड कर रहा है, आप पूछें सर ये मतलब कौन है ये पर्सन? क्या ये जो पर्सन वही है जो हमें लोन दे रहा है, या क्या वो पर्सन है जो लोन ले रहा है? यहाँ पर दोनों में कोई नहीं है। तो जो प्रोवाइडर है, जो प्रदाता है, ये आपका थर्ड पर्सन है। मतलब इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो लोन ले रहा है और जो लोन दे रहा है, इसके अलावा एक थर्ड पर्सन होगा, और वो थर्ड पर्सन ये प्लेटफॉर्म बनाएगा, यानी कि एक पोर्टल बनाएगा, एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एक पोर्टल बनाएगा, और इस पोर्टल में वो प्रोवाइड करेगा कि ऑनलाइन बॉन्ड कैसे खरीदना है, किसको खरीदना है, किसको कहाँ से खरीदना है, ये जोड़ेगा। मतलब एक मीडिएटर बन गया ये, है ना। तो OBPP जो है ना, इसको पहले अभी तक 9 नवंबर ये हुआ था। तो करंट अफेयर्स में थी तो बाद में आया ना, लेकिन 9 तारीख को ये चीज़ें सामने आती है। फ्रेमवर्क तो बाद में बनाना है अभी, लेकिन 9 तारीख को ये चीज़ें इन्फॉर्म की जाती है। अब होता क्या है इसमें कि OBPP ये जो है ना, इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई बॉडी नहीं थी, अपने आप मनमानी कर रहा था ये। सेबी काम यही होता है कि जो भी निवेशक होता है इसे प्रमोट करना, निवेशक का जो एक हित है, जो इंटरेस्ट है, उसे बचाना। तो ये सही बात है। अब इसमें भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड है, जहाँ बॉन्ड है यानी कि इन्वेस्ट लोग कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये सब हो रहा है, या निवेश ही है। तो आप ये पूछ सकते हैं सर ये क्या ऐसा कुछ है मामला यहाँ पर कि ये पहले फ्री हैंड था, सब कुछ ये खुलेआम सब कुछ कर रहा था? हाँ, फ्री हैंड ही था। और इसके आप ये नहीं पूछेंगे कि सर ये कुछ सुप्रीम कोर्ट कुछ बात चली थी क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ बात नहीं किया। ये सेबी को ये लगा कि इसे रेगुलेट करना चाहिए, और इसके लिए फ्रेमवर्क लेके आया। और ये फ्रेमवर्क बारे में ये आपका जो टॉपिक है, फ्रेमवर्क में क्या है, ये चीज़ें बहुत आपको नहीं जाननी है, नहीं शॉर्ट में वैसे बोल देंगे। लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, कि एक बॉन्ड है, और उस बॉन्ड को ऑनलाइन तरीके से उसको क्रिएट किया जा रहा है, कोई लेने वाला देने वाला सामने उसको रखा जा रहा है, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। अब ऑनलाइन हो रहा है, इसको सेबी इसको रेगुलेट करने के लिए इसको एक फ्रेमवर्क लेके आता है, एक नियम लेके आता है, एक कानून लेके आता है, सेबी लेके आया। और सेबी जो कि 1992 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था, कानूनी एक तरीके से। और जब ये शुरू में बना था 1988 के टाइम में, वैसे उस टाइम ही बन गया था, लेकिन उस टाइम भी एक हिस्सा था, एक बोल से नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, लेकिन 1992 में ये स्टैट्यूटरी बन गया। ऐसे ये क्वेश्चन पूछते नहीं, ये एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमें और बतानी। क्या सर? ये बता दो, हम लोग शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, है ना, और वहाँ शेयर हम लोग खरीदते हैं, बेचते भी है। क्या ये बॉन्ड कुछ उसी तरीके से है क्या? है ना, क्वेश्चन उठ रहा होगा। चलिए हम बोल देते हैं, बॉन्ड एक है मेरे पास में, एक शेयर है ना, बॉन्ड और शेयर है। बॉन्ड शेयर में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब आप शेयर खरीदते हैं
यानी कि आप उस कंपनी का, चाहे कुछ भी कंपनी हो चाहे कुछ भी हो संस्था, उसका एक मालिकाना हक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका एक हिस्सा बोल सकते हैं, आप खरीदते हैं। यानी कि एक पार्टनर बन जाते हैं, एक पार्ट आप उससे खरीदते हैं। सपोज कीजिए रिलायंस हो गया, तो रिलायंस का शेयर खरीदे, यानी कि आपका भी उसमें कुछ कुछ हक है। जितना आपका शेयर है उतनी आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर आपका शेयर 50% का है तो आपका 50% मालिकाना हक आपके हाथ में है। जैसे 50% जब ऊपर होता है मालिकाना हक आपके पास पहुंच जाता है, लेकिन 50 से नीचे नहीं जाता है। बस एक शेयर जाता है कि हाँ आपकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है, आप भी अपनी कुछ राय दीजिए, कुछ नई कुछ आइडियाज़ के लिए, कुछ नई इनोवेशन के लिए आप दे सकते हैं। लेकिन शेयर का मतलब यहाँ पर हुआ कि आप उस कंपनी, उस संस्था का पार्ट बन गए। ठीक है, यानी कि जब उसमें प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, जब लॉस होगा तो आपको लॉस होगा। ये होता है शेयर। लेकिन बॉन्ड में आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। यानी शेयर में हम बोल दें इसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, इसमें लॉस भी होगा। ठीक है, लेकिन बॉन्ड में आपको प्रॉफिट ही होगा आपको, क्योंकि ये एक तरह का आप निवेश ही मान के चलिए। बॉन्ड में हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा। हाँ, लॉस कभी नहीं होगा, जीरो तक आ सकता है। ठीक है, मतलब जीरो नहीं होगा, लेकिन आपकी बहुत कम एक फायदा होगा, बहुत कम फायदा या फिर बहुत अच्छा फायदा। बॉन्ड की भी टाइप से हम बात करेंगे, बहुत सारे बॉन्ड से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, और अभी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसी साल जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए थे, ये भी हम बात करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे गए, कैसे बनते हैं, और मेरी समझाने की बात में क्या आप क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन समझेंगे तब, लिखने का बहुत कुछ आपको नेट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन समझेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया था इस बार 2022 में, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बॉन्ड और शेयर ये क्या होता है। थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि ये फ्रेमवर्क जो आरबीआई है, सॉरी सेबी है, वो क्यों लेके आई। सेबी इसलिए लेके आई क्योंकि यहाँ पर जो OBPP है, ऑनलाइन जो बॉन्ड प्रोवाइडर जो है, इसको चेक्स एंड बैलेंस करने के लिए। क्या होता है चेक्स बैलेंस, मतलब इसको रोकने के लिए कहीं कहीं ये फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इसमें जो ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है, मतलब कुछ इस तरीके से कि ये गलत तरीके से तो डील नहीं कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी को बनाने के लिए, यानी कि जो पारदर्शिता है इसको बनाने के लिए यहाँ पर सेबी लेके आई, जो कि आप एग्जाम में लिखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि गैर संस्थागत जो निवेशक, यानी कि इसमें एक पॉइंट बोला गया, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखिए OBPP जो है ना, बेसिकली किसके लिए है, ये आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल जो आपके इन्वेस्टर उसके लिए, यानी कि गैर संस्थागत जो निवेशक हैं। ये प्रीलिम्स का फैक्ट हो गया कि OBPP ये आपका जो, इसको भी शॉर्ट में बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NII, बहुत लंबा सा है इसलिए शॉर्ट में बोलते हैं NII। तो OBPP ये आपका NII के लिए। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी पॉइंट यहाँ पे ये है कि बॉन्ड बाजार। अब इसमें क्या होता है ना, अब बॉन्ड एक आपने बॉन्ड समझ लिया। अब जो बॉन्ड जहां से खरीदे और बेचे जाते हैं, या खरीदना या फिर सेलिंग या फिर अपना बॉन्ड को ब्रेक करना, तोड़ना होता है, या मेच्योरिटी बोलते हैं, या रिडीम करना बोल सकते हैं, तो वो होता है मार्केट। और वो जो पूरा जिसमें चीज़ें कंडक्ट होती है वो होता है मार्केट। जैसे आप बोलते हैं ना कि शेयर में अपने पैसा लगाए है ना, जहाँ शेयर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो ये एक पूरा हो गया सिस्टम, और उसको बोलेंगे हम लोग मार्केट। इकोनॉमिक्स में सिस्टम को अगर हम लोग मार्केट बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये चलेगा। हाँ, लेकिन वहाँ पर ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कोई चीज़ सेल करना, परचेज करना, ये होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे। जैसे बोलें सिस्टम, जैसे बोलते हैं ये एजुकेशन सिस्टम, तो एजुकेशन सिस्टम में क्या हो गया, आप बिल्डिंग्स ले लीजिए, टीचर्स ले लीजिए, आप बुक्स ले लीजिए, ये सारे इसके पार्ट हो सिस्टम के। इस तरह सिस्टम होता है ना, एक कंप्यूटर होगा, CPU होगा, माउस होगा, तो यहाँ पे उस तरह। लेकिन मार्केट जब बोल रहे हैं तो मार्केट भी सिस्टम ही है, जहाँ पर सेलर, परचेजर, बायर सब लोग वहाँ होते हैं, और कुछ आइटम्स, कुछ चीज़ के लिए शेयर बॉन्ड तरीके से लोग डील करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि बॉन्ड की जो प्राइस होती है, ये दिमाग में तो इसको फिट कर लीजिए, जो लाइन है क्या है सुन लीजिए। बॉन्ड की जो प्राइस होती है, बॉन्ड की प्राइस हमेशा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इसको हिंदी से बड़ा अजीब से बोलते हैं, व्यक्त कर्मानुपाती से कुछ बोलते हैं। तो ये किसके होता है, ये होता है आपका जो ब्याज दर है, यानी कि इंटरेस्ट रेट है। एक सवाल दिमाग में आपके उठा होगा कि इंटरेस्ट रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है बॉन्ड प्राइस, ये कैसे। एग्जांपल लेते हैं, बॉन्ड प्राइस अगर अभी किसी चीज़ के लिए लेते हैं, सपोज कीजिए कि जो इंटरेस्ट रेट है ना, इसको बड़े समझ लिए तब ये समझ में आएगा। इंटरेस्ट रेट क्या होता है ना कि सपोज कीजिए बैंकों में अभी का जो इंटरेस्ट रेट है, अभी थोड़ा बढ़ा कर रखी है RBI है ना, 6.1 अगर आप FD करते तो 6.1 आपको मिल जाता है।
तो इसके अकॉर्डिंग मिल जाता है, आपको पता चलता है कि ये आपका बढ़ा हुआ है। तो 6.1% ये आपका भी है, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है। तो बॉन्ड की प्राइस अभी क्या होगी, अभी कम होगी। लेकिन जब ये 5% था एफडी आपका, यानी कि तो उस टाइम में बॉन्ड के प्राइस बड़े होंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं और एग्जाम्पल से। बॉन्ड की जो प्राइस है, इसको तो मिटा दें। बॉन्ड की जो प्राइस है ना, देखिए एग्जाम्पल हम सोच रहे दिमाग में तब तक, हाँ आ गया। देखिए बॉन्ड की प्राइस जो ना, अगर सपोज करते हैं कि ये आपका 50 रुपये है ना, 50 रुपया है। जब 50 रुपया था तो इसका इंटरेस्ट रेट जो था, इनकी जो आपको ब्याज मिल रहा था, ये ब्याज आपको सपोज कीजिए कि 5 रुपये मिल रहा था। ठीक है, 5 रुपये आपका इंटरेस्ट मिल रहा था। ठीक, अब बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई, बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई, तो आप खुद सोचिए बॉन्ड की जब प्राइस बढ़ेगी तो लोग बॉन्ड खरीदना कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। जिसकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जिसकी डिमांड, यानी इस बॉन्ड का अगर प्राइस बढ़ गया, यानी बॉन्ड की कीमतें बढ़ गई, तो यहां पे इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, कम, क्योंकि मार्केट में पैसे ज़्यादा आ गए। ज़्यादा आ गए तो इसको लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा, दूसरों देना पड़ेगा। लोन इंटरेस्ट रेट कम कब होता है, जब आरबीआई को ये रखता है कि मार्केट से हमें पैसे को लाना है, हमें बैंकों में पैसे मार्केट में रहेंगे तो लोग महंगाई बढ़ सकती है। तो ये बैंक अपने पास लाने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप खुद सोचिए एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है 6% है, तो लोग इन्वेस्ट करना कहीं और अच्छा समझेंगे कि एफडी करेंगे, बैंकों में रखेंगे। तो यहाँ पर भी सेम है कि अगर आप जो बॉन्ड की प्राइस है ये बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है। क्यों? क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं, जब खरीदेंगे नहीं तो बॉन्ड इंटरेस्ट रेट कम कर दो, कम करेंगे तो लोग लोन लेंगे तो मार्केट में जाएगा। आ रहा समझ में? नहीं आएगा तो आप कमेंट लिख देना, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट में कर देना। इकोनॉमिक्स है, आप बोलेंगे सर इकोनॉमिक्स सर बहुत दिनों बाद रील किए, आप कमेंट कर देना, नहीं समझ में आए तो हम फिर से इसको डील कर देंगे। हमें लग रहा है जैसे कि समझ में आपको नहीं आया होगा, ठीक है, ये आसान तो नहीं था इसलिए कोई बात नहीं। आगे बढ़ेंगे, बॉन्ड के प्रकार देख लेते हैं। बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं, या कल भी किसी ने कमेंट किया था, कल या परसों, कि एक सहतूस का एक था, सहतूस का बहुत अच्छे समझाए थे, उसको एक बार देख लीजिएगा दोबारा। जब भी कुछ समझ में ना आए तो उसी वीडियो क्लिप को आप दोबारा एक बार स्लो करके स्पीड जैसे भी देखना आप देख लीजिए, अच्छे समझा रहे होते। बस इतना ही कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक बार समझाएं और आप एक बार इसको सुने, लेकिन उसी चीज़ को आप 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, क्यों नहीं आया समझ में, वैसे इसको पूरा हम समझा चुके हैं, ये आ जाएगा। फिर भी हम बोल रहे नहीं आएगा तो आप कमेंट कर देना, इसको हम डील कर लेंगे, ठीक है। बॉन्ड के टाइप हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड के टाइप है ना, ये एक चीज़ ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि जितने भी यहाँ बॉन्ड के टाइप लिखे हैं शॉर्ट में लिखे हैं और इसको आपको शॉर्ट में समझना है। यहाँ पर एक पहला है जो परिवर्तनीय बॉन्ड, यानी कि आप शॉर्ट में बोलेंगे कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये क्या होता है, देखिए कन्वर्टेबल बॉन्ड को आप यहाँ वर्ड क्या, कन्वर्टेबल परिवर्तनीय है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है बेसिकली इसे बॉन्ड से, अब इसको ध्यान सुनिएगा, ठीक है, क्वेश्चन अभी आगे पूछा गया है, इसी साल पूछा गया है यूपीएससी में। बॉन्ड को जिससे आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर दे, यानी कि इसके मेच्योरिटी टाइम पीरियड से पहले की बात कर रहे हैं, यानी सपोज कि आपने बॉन्ड खरीदा 2 साल के लिए, तो 2 साल के पहले आपने इस बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड, यानी परिवर्तनीय बॉन्ड हो गया। एक यहाँ वर्ड लिखे परिपक्वता, ठीक है, एक यहाँ कीवर्ड लिखे समझने के लिए। ये आपको इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब आप इसका मेच्योरिटी हो जाएगा, तब आप इसको रिडीम करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, परिवर्तनीय बॉन्ड में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है यानी कि जो आपको ब्याज मिल रहा है वो कम होता है, इसमें क्या होता है, कम होता है, ठीक है। दूसरी बात कि जब परिवर्तनीय बॉन्ड में जब आप बॉन्ड से शेयर में करवाते हैं अपना कन्वर्ट, है ना, तो आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने ये बॉन्ड को कन्वर्ट करवा लिया शेयर में। क्यों मिलेगा? क्योंकि उस सर्टिफिकेट का वैल्यू होगा कि आप उस जहाँ शेयर खरीदे हैं उसका आपके पास में एक मालिकाना हक तो नहीं बोले, लेकिन एक शेयर है, एक पार्ट है, आप उसका हिस्सा है इसके लिए, ठीक है। ध्यान रहेगा, क्वेश्चन बनेगा भी इससे, क्वेश्चन पूछा गया, यहीं से पूछा गया, ठीक है। निश्चित कूपन दर बॉन्ड, यानी कि आप बोल सकते हैं फिक्स्ड कूपन रेट बॉन्ड्स। अब यहाँ पर कूपन जो दर है ना, कूपन दर का मतलब हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट है, नाम में ही सारा ये डेफिनेशन है पूरा, आपको ऐसा नहीं बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, समझ लीजिए। निश्चित यहाँ पर है, यानी कि फिक्स्ड है। यहाँ पर अगर बॉन्ड आप खरीद रहे हैं और उस बॉन्ड के लिए आपको बोला गया कि आपको 5% का जो ब्याज है
इंटरेस्ट रेट वो दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट तो कुछ तो होगा ना। तो जब फिक्स किया जाए कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे वो टाइम कुछ भी हो जाए, टाइम आने पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, उसकी वैल्यू घट जाए, कोई मैटर नहीं, आपको वही मिलेगा जो पहले डील हुआ है। तो यहाँ पर फिक्स है कूपन, यानी कि इंटरेस्ट रेट आपको फिक्स मिलेगा। इसमें एक फ़ायदा आपके लिए होगा कि आप जब चाहे बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद में आप जब, या फिर आपकी मर्जी कि जब आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए, आपको 3 महीने बाद चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए, 1 साल बाद चाहिए, आप इसको कर सकते हैं। ये ऑप्शन होगा आपके पास में। यानी कि इसमें जो कूपन दर यानी इंटरेस्ट रेट आप जो बोल सकते हैं, ये आप कभी भी इसमें ब्रेक कर सकते हैं। इसमें फिक्स्ड होगा इंटरेस्ट रेट, इसमें बीच में आप इसको बढ़ा नहीं सकते, ये फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये आसान था। तीसरे में आते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि इसको डील करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है इसी साल यूपीएससी का प्री एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट यहाँ पर है, 1 और 2, और देख के हमें आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट हम ऐसे पढ़ते हैं, सुबह सुबह चलता है, हम कमेंट ध्यान रहता है। चूंकि इक्विटी के लिए बॉन्ड का आदान प्रदान करने की विकल्प होता है परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय बॉन्ड के बारे में हमने अभी पढ़ा, का कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट जो है ना, ये अगर आप पढ़ पा रहे होंगे, अभी हमने जस्ट बताया इंटरेस्ट रेट कम होना, ये इसमें आदान प्रदान किसमें, इक्विटी या ये बोलिए जो शेयर है, ठीक है, उसमें, यानी ये सही है स्टेटमेंट। इक्विटी में कन्वर्ट करने के विकल्प बॉन्ड धारक को उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि के लिए इंडेक्सेशन की एक डिग्री दी जाती है, यानी सर्टिफिकेट दी जाती है। अभी जस्ट हमने कहा है ना। अगर कभी हिंदी पूरा समझ में आए तो इंग्लिश का भी है मेरे पास क्वेश्चन, पूरा इंग्लिश पढ़ लीजिए, हमें ज़्यादा यही अच्छा लगता है। तो हिंदी कुछ वर्ड ऐसे भी पूछते हैं यूपीएससी वाले कि बड़ा टफ होता है, तो आप उसमें थोड़ा इंग्लिश देख लेना, कोई बात नहीं। तो डिग्री देता है, ठीक है, यानी कि ये भी आपका सही है, तो सी आंसर सही है। तो ये हो गया आपका, इस बार क्वेश्चन पूछा गया, मतलब आपको मालूम चल गया कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, और क्वेश्चन बन जाते हैं, समझाने के बाद में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपसे जो क्वेश्चन डील करें, क्वेश्चन जो डील करें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को, टॉपिक को डील भी करते हैं। ठीक है, चलिए पीछे कुछ पॉइंट और भी था, उसको बात कर लेते हैं। अस्थायी कूपन, अस्थायी कूपन दर बॉन्ड, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि जो फ्लोटिंग कूपन रेट, अब यहाँ पर अस्थायी है, पीछे क्या था, अस्थायी था। अस्थायी यहाँ पर यानी कि आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है वो फिक्स नहीं होगा, यानी कि पीछे क्या था, फिक्स था एक, इसमें फिक्स नहीं होगा, इसमें उतार चढ़ाव होगा। एग्जाम्पल के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रेजरी बिल जो है ना, क्या ये इसको बोल सकते हैं कि आपका एक जो अस्थायी कूपन दर बॉन्ड है, यस बोल सकते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आपके घूम रहा होगा, सर ये टी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, इसको समझाइए। ट्रेजरी बिल एक बोल सकते हैं एक सरकारी प्रतिभूतियां, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही है, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियां ही है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक छोटे टाइम के लिए होता है, यानी कि 1 साल के लिए, 1 साल, शॉर्ट हम बोल रहे हैं 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, गवर्नमेंट अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी जो दस्तावेज बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है पेपर, ठीक है, कुछ भी अपनी बिल्डिंग्स का, तो वो बेचती है, बेचती नहीं, वो बेसिकली मार्केट में रखती है कि इसके वैल्यूज हैं, आप इसको रखिए, हमें कुछ लोन दीजिए। आप पूछें सरकार को भी लोन चाहिए, यस सरकार को भी यहाँ पर लोन चाहिए। सरकार को यहाँ पर लोन इसलिए चाहिए क्योंकि सरकार को वेलफेयर जो स्कीम्स होते हैं वो चलाने होते हैं, और सरकार के पास में बजट के से जो एक्सेस बोल सकते हैं से जब पैसे खर्च कर दिए जाते हैं तो सरकार को नीड होती है, मार्केट से लेती है, आपसे लेती है, छोटे छोटे बॉन्ड बना के ट्रेजरी बिल से। तो ट्रेजरी बिल देखिए सरकार का से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, लेकिन ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करता है, आरबीआई, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इसमें आपको सरकार तो इशू कर रही है, शॉर्ट टर्म के लिए हो गया। ये बोल सकते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड भी यही होता है, जीरो कूपन बॉन्ड भी यही होता है, इसे यहाँ पर लिख दिया वैसे, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और गवर्नमेंट का पेपर ही इसमें होता है, और आरबीआई इसको इशू करवाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इस क्वेश्चन का भी हम यहाँ दिए नहीं। ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और हमें ये लगा कि अभी तक इकोनॉमिक्स से कोई भी टॉपिक अभी टॉपिक डिस्कस नहीं किया, क्योंकि पीआईबी में आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी जियोग्राफी हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक डिस्कस किए, अजमल खान के बारे में, तो हमें लगा कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक देखना चाहिए, तो हमें इसलिए आज 2 टॉपिक उठा के ले आए इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और आई होप कि इकोनॉमिक्स भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे समझाने के बाद में। तो आप अगर
इकोनॉमिक्स आपको सही लगा समझने में तो आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं नीचे, ऑफलाइन कमेंट। रहा नेक्स्ट पॉइंट, जीरो कूपन बॉन्ड। यहाँ से क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, सुन लीजिए, क्वेश्चन आप देख के बना सकते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है इसको समझिए। थोड़ा इसको हम साइड में इसको मिटाते हैं। देखिए जीरो कूपन बॉन्ड में यहां पर यस, जीरो कूपन बॉन्ड में क्या क्या इसका फंक्शन हो सकता है। सबसे पहली बात कि ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड में आपको बेसिकली फोकस रखना पड़ता है कि जो भी आप इसे इसको गवर्नमेंट इशू करता है। सबसे पहली बात एग्जांपल समझते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए एक आपके पास एक सामान है, ठीक है, एक सामान है, ठीक है। अब ए की जो वैल्यू है, इसकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि सपोज कीजिए मेरे पास एक मोबाइल है, उसकी वैल्यू 10,000 है ना, उसकी कीमत 10,000 रुपया है मार्केट में। जो मार्केट में जिसकी कीमत है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। अब उस फेस वैल्यू से कम कीमत पर सरकार उस बॉन्ड को बेचती है। फिर से बोले, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपके पास एक मोबाइल है, 10,000 उसकी कीमत है मार्केट में। अब आपको मालूम है 10,000 है, लेकिन सरकार क्या कर रही है कि उस चीज़ को बॉन्ड के जरिए उस चीज़ को रिलीज कर रही है और उसकी जो प्राइस है ना वो रखी हुई है वो 8,000 रुपया। अब फेस वैल्यू से कम प्राइस है। अब यहाँ पर ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू अब फेस वैल्यू से कम है, फेस वैल्यू से यहाँ पर कम प्राइस है, ए की प्राइस, ठीक है। सरकार आपको बॉन्ड बेच दी, आपने 8,000 रुपये पैसे दिए, आपको मिल गया मोबाइल। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल समझने के लिए मोबाइल यहाँ पर, मोबाइल से नहीं वो डॉक्यूमेंट जो होता है। तो फेस वैल्यू यहाँ पर जो था 10,000 10 के, आपको देना पड़ा 8,000, ठीक है। लेकिन जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, जब इसका टाइम पीरियड, जब इसका पूरा ये अवधि जो है पूरा ये हो जाएगा, सपोज कि आपने 1 साल के लिए खरीदा या 2 साल के लिए खरीदा, 2 साल पूरा हो गया, तो आपको पैसे किसके मिलेंगे, इस फेस वैल्यू के मिलेंगे। आपने 8,000 में खरीदा, लेकिन आपको पैसे कितने देंगे सरकार, 10,000। तो आपको मिलेगा किस टाइम में, जब मेच्योरिटी होगा, जब परिपक्वता होगा ना मेच्योरिटी, तो उसमें आपको मिलेगा 10,000। तो आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, फायदा हुआ। जो गैप रहा दोनों के बीच में, फेस वैल्यू और आपका जो रियल आपने जो इशू किया, जो बॉन्ड इशू किया गया, बॉन्ड इशू किया गया 8,000 में, 8,000 में, फेस वैल्यू था 10,000 में, 2,000 का आपको फायदा होगा। तो ये जब इस तरीके से बॉन्ड इशू की जाती है, इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल जो होता है वही बिल्स वही होता है। अब ट्रेजरी बिल्स तो ये भी था, एक एग्जाम्पल ये भी है, इस तरह का ही होता है, छोटे शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन परफेक्ट एग्जाम्पल आपका जीरो कूपन बॉन्ड है। इसमें भी यही होता है कि उसकी फेस वैल्यू से कम प्राइस में जो बॉन्ड इशू की जाती है, आप उसको कम प्राइस में खरीदते हैं। जब एक टाइम होता है मेच्योरिटी डेट, तब आप उसको वही फेस वैल्यू आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि या तो दिमाग छोड़ जाए, है ना, लेकिन हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे समझा रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसके अब एक प्रूफ ले लेंगे। मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड, ये भी एक बॉन्ड है। देखिए ये क्या होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। जब भी सरकार इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ये सरकार ही करती है, सबसे पहली बात, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सरकार बॉन्ड इशू करती है कि सरकार पास में कुछ पैसे आ जाए, और उस पैसे के जरिए, देखिए महंगाई कब होती है, जब पैसे मार्केट में आते हैं। तो आप सरकार या आरबीआई क्या करती है उस टाइम में, जो रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन ज़्यादा कोई लेगा, सिंपल सी बात है। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा किसी को, तो चाहेगा ना कि भाई ये पैसे बैंकों में रख देते हैं, बैंक इंटरेस्ट हमें दे देगा। लोन जब इंटरेस्ट कम होता है तो लोग चाहते हैं कि यार इसको कहीं खर्च करते हैं, इसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो बैंक आपको ये प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि ये जो बॉन्ड इशू करके इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन यहाँ वर्ड है लेकिन इन्फ्लेशन कम करने के लिए इशू की जाती है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, जो कि पहले हम बात कर चुके हैं, ये भी क्या है, ये भी एक सरकारी प्रतिभूतियां जो होता है ना, ये आरबीआई ने इसको साफ साफ बोला था कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में भी एक पहले आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये एक सरकारी प्रतिभूतियां हैं, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, इसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं, और ये जिसमें हम बात कहते हैं, आप उस टॉपिक को देखिए, इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो शॉर्ट में भी हम बोल देंगे वैसे, ठीक है। कहाँ आपको जाना पड़ेगा, इसी चैनल में आपको एक प्लेलिस्ट बना होगा सांसद टीवी के नाम से, ठीक है, या पीआईबी के नाम से, मेरा इमेज लगा होगा, उसमें जाइए, 30+ उसमें वीडियोज़ होंगे, 30+ वीडियोज़, उसको देखिए, वहाँ पर टाइटल लिखा होगा,
एक आपके लिए बहुत अच्छा एक काम ये कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक का जो टाइटल हो वहाँ लिख देते हैं, ताकि आप टॉपिक ऊपर से देख के आप उस टॉपिक को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। सरकारी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है, ये भी बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, लेकिन आप सोचिए कि जैसे लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, लोग सोना अपने पास रखते हैं, क्यों? आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसे कुछ सोच भी जाके रखते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ होता है मेंटेलिटी। तो सोना की प्राइस बढ़े घटे इससे मतलब हमें नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें मतलब ये है कि इस टॉपिक, इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। बॉन्ड यहाँ भी बॉन्ड है, यानी यहाँ पे आपको भी कुछ खरीदना पड़ेगा। क्या गोल्ड आप दे रहे हैं? नहीं, गोल्ड आप नहीं दे रहे हैं, आप गोल्ड खरीद रहे भी नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ सरकार आपको ये बोलती है कि अगर आप ये बॉन्ड खरीदते हैं, ये आप सोना ही खरीद रहे हैं, आप जब आपको मन करे तो सोना आप ले जाना बैंकों से, यानी बैंक के पास में आपका सोना रखा हुआ है। तो सोना यानी कि आप क्या करते हैं, जैसे आप कुछ बॉन्ड, अभी हमने देखा आपने कुछ बॉन्ड खरीदे, पैसे इससे खरीदे, और उसकी जगह आपको कुछ इंटरेस्ट मिल जाते हैं, यानी पैसे मतलब पैसे मिल जाते हैं, थोड़ा बढ़ा के मिलते हैं। यहाँ पर क्या आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड में, बॉन्ड आप लेंगे यानी पैसे आपने दिए, और इसके बदले आपकी इच्छा होगी तो आप उसकी जगह पर गोल्ड ले सकते हैं। अभी इससे बॉन्ड है तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे, गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो बॉन्ड के प्राइस आपको अच्छे इंटरेस्ट मिलेंगे। ये यहाँ पर चीज़ें होती है सॉरी। तो यहाँ पर सॉवरिन है, यानी कि ये इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना। कोई और खरीद सकता है? नहीं, कोई और नहीं खरीद सकता है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि गोल्ड बॉन्ड यहाँ पर है, तो सोना की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी इंडिया में इशू किया जाता है। कौन करता है? बैंक करती है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये कौन कौन बैंक करता है? कोई भी मतलब अलग अलग बैंक नहीं करता है, ठीक है। मतलब इसके लिए सबसे बड़ी बात ये कि ये सरकार के अंडर में आता है, तो आरबीआई इसको चीज़ को रेगुलेट करती है। तो ये हो गया आपका पूरा बॉन्ड के बारे में, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट पूरा आपका क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट अगर होता है ना तो आप कमेंट पूछा कीजिए। जैसे किसी ने पूछा हमसे OTR के बारे में, नीरज यादव, आप अगर क्लास देख रहे होंगे तो आपका कमेंट हम समझ नहीं पाए, आप शायद परसों पूछे थे, तो एक बार फिर से कमेंट कर देना कि OTR के बारे में आपने क्या कहा था, ताकि जो कमेंट आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। बाकी इस टॉपिक, 2 टॉपिक आज हमने करवाए, 2 टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कुछ भी चिंता हो, आप फ्री होके आप कमेंट में अपना डाउट पूछिए। सैतूस के बारे में किसी ने पूछा था, इसको हम बोल लेते हैं आज, ठीक है। हम उस दिन नहीं बोल पाए, दिमाग में नहीं रहा। सैतूस बेसिकली अगर आपको मालूम होगा, जो कैस्पियन सील की हम जो बात कर रहे थे, सॉरी ये तिब्बतन जो आपका हिरन है, तिब्बतन हिरन की हम जो बात कर रहे हैं, वो उसे मारकर उसके जो बाल होते हैं ऊपर में, उसके बॉडी के जो बाल होते हैं, इसके बालों से जो सॉल बनाया जाता है, सॉल है ना, उस सॉल बनाने जब ये बनता है तो उसी सॉल को बोलते हैं सहतूस, है ना। जैसे कि पासमीना तो एक बकरी भी है, लेकिन यहाँ पर उसी जो जानवर है, यानी कि जो आपका तिब्बतन हिरन है, जो मृग बोलते हैं, उसे बोल सकते हैं आप सहतूस, उस सॉल से बनता है, उसके बाल से बनता है सहतूस सॉल, ठीक है। तो सहतूस एक सॉल है जो कि उस जानवर से बनता है ना। तो यही है। तो आई होप कि आपके ये पूरा पिक्चर समझ में आ गया होगा। कुछ एक टॉपिक और था, लेकिन वो टॉपिक करने के लिए टाइम नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम लोग फ्यूचर में और कल भी हम लोग कर लेंगे। डेली क्लास होगी, सबसे पहली बात तो डेली क्लास होती है, और डेली क्लास जब होती है तो आपको ये चीज़ भी दिमाग में रखना चाहिए कि डेली क्लास जब हो रही है तो संडे हो चाहे मंडे हो, हर दिन क्लास ये आपका होता है। तो कहीं ये हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए एक जो सबसे एक बेस्ट चीज़ें अवेलेबल जो है, अभी रिसेंटली सर्वोदय जो बैच है ना, ये अभी लॉन्च हुआ है, और अभी इसमें जो ऑफर अवेलेबल आपके लिए है वो आपका 75% का है। कूपन कोड आपका I75 है, जब इसको अप्लाई करते तो आपको 4999 में ये जो बैच है आपको मिल जाते हैं। फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पर लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, डे वाइज स्टडी प्लान, प्रैक्टिस सेशंस, जूम आउट सेशन, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर 1 टाइम पेमेंट नहीं करना होता तो फिर आप सेकंड ऑप्शन है आपके पास ये भी है कि आप 2000 रुपीज़ में आपको ये चीज़ें मिल जाती पूरा, लेकिन EMI में 3 मंथ के लिए। सेम कूपन कोड, सेम फीचर्स यहाँ भी है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पर? प्ले स्टोर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाना है, ठीक है, सर्च करना एग्जामपुर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा एग्जामपुर का एक इंटरफेस, जो कि आप यहाँ इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, अपने नाम को यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, और इस तरीके से जितने फीचर्स एग्जामपुर एप्लीकेशन में है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक्सप्लोर करने के साथ में आप जितने भी यहाँ पे फीचर्स हैं
इवन की PDF नोट्स भी यहाँ पर है, पेड कोर्सेज है, आप इसको एक्सप्लोर अच्छे से कर सकते हैं। कुछ डाउट्स की बात करें तो अपने डाउट्स के लिए आप यहाँ पर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कभी कॉल ना लगे, कभी बिजी आए तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पर इस नीचे वाले नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमारी जो टीम है आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर सेशन को आप कुछ फीडबैक देंगे, शेयर करेंगे जहाँ तक ये पॉसिबल हो सके, और आपका सपोर्ट प्रॉपर तरीके से मिल रहा है तो हम चाहते हैं कि सेशन को और भी शेयर करें, और इसके व्यूज़ जो है ना ये आगे आने वाले टाइम में 1000 से प्लस जाए, 1K 2K 3K 5K तक जाए, और ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।